Hello students, in last video lecture we study about the axis of rotation and about point object, big particle and types of motion. Now in this lecture we will study about center of mass, which is one of the most important topic of this chapter. Now what is center of mass? We will understand this topic with the help of an example. That example is, if दिस इज ए बॉडी, ये हमारे पास कोई बॉडी है एंड दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हर जगह ये पार्टिकल्स से मिलके ही बनी है, लेकिन हम इसमें कुछ पार्टिकल्स कंसिडर कर लेते हैं स्टडी के लिए. कुछ पार्टिकल्स कौन से होंगे? हमने कहा एक पार्टिकल इसका यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक 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 यहाँ, हर जगह पार्टिकल्स हैं. हमने कुछ पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए. अब ये सभी पार्टिकल्स जो हैं, उन सभी पार्टिकल्स के पास कुछ मास है. ठीक है, अगर मास है और इस नोटबुक को मैंने ऐसा रखा तो सभी पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशन की वजह से कुछ फोर्स लग रही है और वो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं. ये नीचे ना जा पाएँ इसके लिए मैंने इनको अपने हाथ से बैलेंस किया हुआ है. मतलब मैंने सभी पार्टिकल्स पे एक फोर्स लगाई है ताकि वो नीचे ना जा पाएँ. ठीक है, अपने हाथ से मैंने इसको बैलेंस कर लिया. लेकिन अगर मैं इन सभी पार्टिकल्स को किसी एक पॉइंट से बैलेंस करना चाहूँ तो वो पॉइंट कौन सा होगा? मैंने कहा मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ इसको बैलेंस करने की, लेकिन ये यहाँ से बैलेंस नहीं होगी. मैंने कहा मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं हुई. फिर मैंने कहा मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ और ये बैलेंस हो गई. ये जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रखा, ऐसे हाथ लगाया, ये यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है. सवाल ये है कि जितने भी पार्टिकल्स थे, क्या मैंने सभी पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रखी है या मैंने किसी एक पार्टिकल पे फोर्स लगा रखी है? तो अगर ध्यान दिया जाए तो मैंने सिर्फ एक पार्टिकल पे फोर्स लगा रखी है या किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगा रखी है, और उस पॉइंट पे फोर्स लगाने की वजह से सारे के सारे पार्टिकल्स बैलेंस हो रहे हैं. इसका मतलब इस बॉडी का जितना भी मास है वो कैसा लग रहा है? वो ये ऐसा लग रहा है कि वो इसी पॉइंट पे लोकेटेड है. पहले मैं इस हाथ से सभी मासेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था. नाउ आई एम एबल टू बैलेंस दिस द एंटायर मास ऑफ दिस नोटबुक, or I can balance the mass of all the particles from only a single point. That means the entire mass of this body seems to be located at one point. उस पॉइंट पे लोकेटेड नजर आता है जहां पे इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. क्या समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो चलिए फटाफट हम डेफिनेशन लिखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होगी. देखिए, इट इज ए पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ ए बॉडी seems to be located. ठीक है, seems to be located. और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज अगर दूसरी भाषा में इसको कहूं, a body can be balanced from by applying force on this point. इस पॉइंट पे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी. क्या समझ में आ गया? अब हम अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास देखने की कोशिश करेंगे कि बॉडीज हमारे पास अलग अलग हैं, उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा. सबसे पहले देखिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या है हेडिंग? सेंटर ऑफ मास
ऑफ रेगुलर बॉडीज। रेगुलर बॉडीज मीन्स जिनकी जो फिक्स है, जिनकी जो शेप है वो रेगुलर है, इरेगुलर शेप नहीं है। सो फर्स्ट शेप जो आती है हमारे पास दैट इज रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक रेक्टेंगल कैसा होगा? एक रेक्टेंगल ऐसा होगा। अब इस रेक्टेंगल का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास अगर आपको रेक्टेंगल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप दो डायगोनल ड्रॉ कीजिए, एक डायगोनल ये हुआ और एक डायगोनल ये हुआ। ये दोनों डायगोनल्स जहां मीट कर रहे हैं, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास। CM मीन्स सेंटर ऑफ मास। क्या समझ में आ गई बात? चलिए सेकेंड, आपके पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी जो सेंटर ऑफ मास है वो निकालने का भी तरीका वही है जो एक रेक्टेंगल का है। सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल बनाए, जो वो डायगोनल्स जहां कट कर रहे हैं वो उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड, सिलेंडर। एक सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए ये शेप हो गई सिलेंडर की, दिस इज सिलेंडर। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर हम देखें तो ये जो कर्व्ड एरिया है, ये जो दो डिस्क हैं अपर हाफ और अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इनका सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलेगा? सेंटर में। ठीक है, अच्छा, और ये जो फ्लैट पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? बीच में। इसका मतलब इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलने वाला है? दैट इज दिस, सेंटर ऑफ मास। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए एक और, एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलेगा? दिस इज स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। फिफ्थ, एक शेल है। शेल हमेशा हॉलो हुआ करती है। शेल का मतलब तो समझ गए ना आप? हमेशा 3D शेप में होगी, स्फीयर की तरह दिखाई देगी, लेकिन स्फीयर सॉलिड होता है अंदर से, शेल खोखली हुआ करती है, हॉलो होती है वो शेल। तो शेल का जो सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा, शेल को जब भी बनाएंगे इस चैप्टर में तो कैसे बनाएंगे? ये है शेल, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी आपको सेंटर में ही मिलेगा। मतलब कमाल की बात यह है कि जहां पे कोई मास नहीं है वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास मिलता है हमें। मतलब इस शेल को अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ से बैलेंस किया जा सकता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वहीं मिले जहाँ बॉडी हो, वो बॉडी के आउटसाइड या इनसाइड भी मिल सकता है। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, शेल हो गई, स्फीयर हो गया, सर्कल। सर्कल का सेंटर ऑफ मास, सर्कल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में। सेवेंथ, कोन। कोन का सेंटर ऑफ मास, कोन का सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलता है? देखिए ये कोन की शेप हो गई, जो लोअर पार्ट है, कर्व्ड पार्ट जो है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोन को देखा जाए एक चीज़ कि नीचे वाला पार्ट ज़्यादा हैवी है, ऊपर वाला पार्ट हैवी नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका जो सेंटर ऑफ मास मिलता है वो कहीं यहाँ मिलता है, जिसकी हाइट होती है, अगर कंप्लीट हाइट कोन की है h, तो आपको जो सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है वो आपको h/4 हाइट पे सेंटर ऑफ मास मिल जाता है।
h/4 हाइट पे, इतनी हाइट पे आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? तो ये कुछ रेगुलर बॉडीज थी जिनका सेंटर ऑफ मास आपने देखा कि कहाँ कहाँ मिलेगा हमें सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए कोई आपके पास रेगुलर बॉडी ना हो, कोई इरेगुलर बॉडी हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ इरेगुलर बॉडी, मतलब आपके पास बॉडी कुछ इस शेप में है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। आपने क्या किया, इस बॉडी में यहाँ पे एक होल कर दिया। होल करने के बाद आपने इसको क्या किया, थ्रेड से लटका दिया। जब आप इसको थ्रेड से लटकाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको अगर मैं वापस से बना दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा। आपने इसको लटका दिया नीचे की तरफ और आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये थ्रेड 1 हो गया। दूसरा आपने एक होल और किया यहाँ कहीं और एक थ्रेड और लगाया है इस पे, थ्रेड 2, और थ्रेड 2 से इसको लटका दिया, ठीक है। जब इसको लटकाएंगे तो क्या होगा, थ्रेड 2 अब ऊपर हो जाएगा। तो थ्रेड 2 अगर ऊपर हो गया तो अब आपने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, वो लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। जहां पे ये लाइंस मिलेंगी जाके, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इरेगुलर बॉडी। ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप इसको ऐसे ही कीजिए। कोई भी एक बॉडी ले लीजिएगा, लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, टूटी हुई प्लेट हो सकती है, उस पर हल्का नेल से होल कर दीजिए, नेल मतलब कील से होल कर दीजिए और उसको बांध के लटकाइए। पहले एक जगह से लटकाइए, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे की तरफ, फिर दूसरी जगह से लटकाइए, वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बीच में जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। अब क्या करेंगे आप, अब अपनी उंगली से आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जहाँ आपने वो पॉइंट बनाया था वो प्लेट वहीं पे बैलेंस हो रही है। दिस इज द मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए इरेगुलर बॉडी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने जो बात की वो थियोरेटिकल थी कि सेंटर ऑफ मास क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे बिहेव करती है बॉडी, बैलेंस हो जाती है उस पर। लेकिन अब हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इस कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम क्या बोलते हैं, हम इसको मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ मास बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए, मोमेंट ऑफ मास, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा। लेकिन मोमेंट ऑफ मास या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, मतलब मोमेंट से जुड़ी हुई सारी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे। फोर्स आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स। आप मोमेंटम पहले पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आप पहले पढ़ के आ चुके हैं इनर्शिया, मास की वजह से किसी भी चीज़ के पास इनर्शिया आ जाता है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम पढ़ेंगे मोमेंट से रिलेटेड। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये मोमेंट क्या भला है, ये मोमेंट एक्चुअली है क्या, मोमेंट क्या दिखाता है। देखिए, मोमेंट किसी भी चीज़ के इफेक्ट ऑफ रोटेशन को दिखाता है, किसी भी चीज़ के इफेक्ट ऑफ रोटेशन को। मतलब कि अगर मैं मोमेंट ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी की भी चीज़ के पास मोमेंट, जो रोटेशन आया है, उसमें मास की वजह से कितना रोटेशन आया है, या मैं कहूँ कि रोटेशन पे मास का क्या फर्क पड़ा है। क्या समझ में आ गई बात? तो मोमेंट का जो मतलब है सिंपल, मोमेंट ऑफ मास shows
इफेक्ट ऑफ रोटेशन ड्यू टू मास। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेइंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, ये कोई फिजिकल बैलेंस हो गया, और ये उसका फल्क्रम या पाइवट हो गया, पिवेट हो गया इसका, दिस इज पिवेट। अब ये है क्या, ये बिल्कुल वैसा तराजू है जहां से हम तोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि मास अगर यहाँ पे ज़्यादा हुआ, यहाँ पे मास ज़्यादा हुआ, यहाँ मास कम हो गया, कैपिटल मास इज बिगर मास एंड स्मॉल मास इज स्मॉल, तो क्या होगा कि ये जो तराजू है, ये जो वेइंग बैलेंस है, वो इस तरफ झुक जाएगा और ये इस तरफ से उठ जाएगा। तो एक रोटेशन स्टार्ट हो गया, जो पहले ये बैलेंस था अब ये रोटेट होना शुरू हो गया। वो रोटेट किसकी वजह से हुआ है, वो रोटेट मास की वजह से हुआ है। क्या समझ में आ गई बात? तो जब भी रोटेशन आता है किसी चीज में मास की वजह से, उसको हम बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ मास। लेकिन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है कि मुझे सोच के बताइए कि क्या सिर्फ मास की वजह से ही ये नीचे झुकेगा और कोई फैक्टर नहीं है कि ये नीचे झुक जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मास रखा 1 kg और यहाँ पे भी मास रखा 1 kg, दोनों जगह मास 1 kg है, तो आइडियली ये जो बैलेंस है ये रोटेट नहीं करना चाहिए, ये लेवल में रहना चाहिए। लेकिन अगर क्या हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा दूं, मास स्टिल 1 kg, लेकिन अब डिस्टेंस बढ़ा दिया डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से इसको नीचे जाना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मोमेंट ऑफ मास सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर इसका मास m1 तो इसका डिस्टेंस r1, इसका मास m2 तो इसका डिस्टेंस r2। क्या बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ मास बेसिकली है क्या, मोमेंट ऑफ मास इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड डिस्टेंस, क्योंकि दोनों की वजह से ही वो बॉडी में रोटेशन का इफेक्ट आया है, अकेले मास की वजह से नहीं आया, डिस्टेंस ने भी अपना रोल प्ले किया है। एक बांस में पहले के ज़माने में हुआ करता था, लोग एक पोटली बनाते थे, डंडे में बांध के चलते चले जाते थे, तो उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी कर देंगे, देखा होगा आपने कि उसको पोटली, वो जो डंडा हुआ करता था वो उसको ऐसे रखते थे कि पोटली बिल्कुल शोल्डर के पीछे हुआ करती थी। अगर ज़्यादा पीछे कर देंगे उसको, डंडा बांध के, डंडा यहाँ रखा है, पोटली काफ़ी पीछे है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगने लग जाएगा। वो जो पोटली है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी उस डंडे पे, मतलब ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रही है। वो मास तो सेम है पोटली का, लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से वो रोटेशन का इफेक्ट बढ़ गया है। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए, तो मोमेंट ऑफ मास एक्चुअली क्या है, मोमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज स्मॉल m इंटू आर। लेकिन अगर मुझे मोमेंट ऑफ मास, ये तो मैंने सिंगल मास का निकाला है, सिंगल मास, एक मास का निकाला है, लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो इसका मोमेंट ऑफ मास कैसे निकल कर आएगा? इसका भी तो कुछ मोमेंट ऑफ मास होगा ही होगा। देखिए वो मोमेंट ऑफ मास कैसे निकल के आएगा, देखिए कि ये बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही है और ये बॉडी यहां आने की कोशिश कर रही है। हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस कम करके इसको बैलेंस कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया। अब जैसे ही मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं, वैसे ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी, क्या कि हमें सेंटर ऑफ मास मिल गया। हमने इसको वहां पे रख दिया जहां पे सेंटर ऑफ मास आ गया।
अब सेंटर ऑफ मास जहां मिल गया, इसका मतलब है कि अब इसका रोटेशन होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बॉडी ऊपर रोटेट कर रही थी पहले, ये बॉडी नीचे रोटेट कर रही थी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ मास हो गया वो क्या हो गया, m1r1। ठीक है, और मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पे r1 जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मास अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंट ऑफ मास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलिए m1r1, इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में, इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सो इट विल बी -m2r2 इज इक्वल टू 0। जीरो रोटेशन इज देयर। ठीक है, जीरो इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज देयर। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। क्या समझ में आ गई बात? दिस इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन और मोमेंट ऑफ मास व्हेन द बॉडी इज बैलेंस्ड। जब वो बॉडी बैलेंस्ड है तो। क्या क्लियर होगी बात? चलिए अब देखिए एक चीज, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इफ r2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r1 इज इक्वल टू 2 centimeter and 2 kg mass is there at 3 centimeter. Find mass at r1। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये पिवेट है, यहाँ पे दिस इज r1, दिस इज r2। हाँ ठीक है, दिस इज r2, दिस इज r1। ये r2 है 3 सेंटीमीटर और r1 है 2 सेंटीमीटर और 2 kg मास रखा है यहाँ पे, 2 kg। तो यहाँ पे हम मास कितना रखते हैं? चलिए देखते हैं, एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे हमें मास कितना रखना चाहिए। देखिए तो आपने क्या किया, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, तो m1 ये हो जाएगा, तो m1r1 कितना है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू m2 कितना है 2 kg और r2 कितना है 3 सेंटीमीटर। दोनों साइज सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, कैंसिल हो जाएंगे सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m1 इज इक्वल टू क्या 3 kg। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? तो देखिए एक चीज कि यहां पे आपको 3 kg मास रखना पड़ेगा, तब यहां बैलेंस होगा। अगर आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं और वहां पे तराजू उसके पास ऐसा ही होता है जिसके पिवेट से जिसकी आर्म के डिस्टेंस में अंतर है, तो फॉर एग्जांपल अगर यहां पे वो 3 kg का स्लॉटर वेट रखता है, अगर 3 kg का यहाँ पे स्लॉटर वेट होता है, बांट जो रखता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे अगर वो आपको सामान तोल के दे रहा है तो वो सामान 3 kg का नहीं तोलेगा, वो 2 kg का ही तोलेगा, क्योंकि दोनों की आर्म्स के डिस्टेंस में फर्क है। ये क्या उसने बांट रखा है और यहाँ आपको सामान मिला है, आपको क्या लग रहा है कि सामान 3 kg ही मिला है, लेकिन एक्चुअली में कितना मिला, आपको 2 kg सामान मिला है। क्या समझ में आ गई बात? ये फर्क है कि डिस्टेंस क्या इफेक्ट पैदा करता है। तो डिस्टेंस का अपना एक रोल होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर, दैट इज मोमेंट ऑफ मास। अब हम आगे पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास को हम कैलकुलेट करते हैं आगे। ठीक, देखिए ये ओरिजिन है, सॉरी ये कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास कई सारे मासेस हैं। दिस मास इज m1 विच इज हैविंग डिस्टेंस r1, दिस मास इज m2 डिस्टेंस r2, दिस मास इज m3 डिस्टेंस r3। ठीक है, इस तरह से ये मासेस यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे हैं। अब आपने क्या किया कि इन सभी मासेस को बैलेंस करना है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, कि इसका सेंटर ऑफ मास आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
देखिए ये हमने क्या मान ली, ओरिजिन मान ली। ओरिजिन से यहाँ पे कोई मास है m1, यहाँ पे कोई मास है m2 और यहाँ पे कोई मास है m3। हमें इन मासेस को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमने कौन सा डिस्टेंस चूज कर लिया, हमने कहा इसका जो सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का, वो कहाँ मिल जाएगा, वो कहीं यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आएगी। सो दिस इज कैपिटल M, यहाँ पे मास क्या है m और ये है सेंटर ऑफ मास। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मास m1 r1 प्लस m2, यहाँ लिख देता हूँ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। ये सारे के सारे मासेस हैं और उनके डिस्टेंस है, मतलब आपने सभी के मोमेंट ऑफ मास लिख दिया, आपने सभी के मास की वजह से उसका मोमेंट लिख दिया है कि ये मासेस रोटेशन में क्या इफेक्ट पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है वो किसके इक्वल हो गए, ये सभी इक्वल हो गए किसके, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू m। और सेंटर ऑफ मास है क्या, सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड नजर आता है। इसका मतलब ये जो m हो गई उसकी वैल्यू क्या हो गई, m1 प्लस m2 प्लस m3, कहाँ तक, mn तक। क्या समझ में आ गई। सो सेंटर ऑफ मास इज द लोकेशन एट विच entire mass of the body is seems to be located, so it will be equal to like this। तो हमने इसकी वैल्यू लिखी r m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई। ठीक है, अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। एक रॉड के लिए वैलिड हो सकता है ये, एक लाइन के लिए वैलिड हो सकता है, लेकिन टू डायमेंशनल के लिए वैलिड नहीं है। अब कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मास 1 2 3 ही हो, वो n तक कितने भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करेंगे आप साथ के साथ। एक मास है 8 kg, एक मास है 4 kg। ठीक है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है दोनों के बीच में, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए। जब भी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग कैलकुलेट करना, वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, देखिएगा आपका आंसर क्या आता है, मेरे आंसर से फिर मैच करिएगा। देखिए जब भी आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। यहाँ पे वो स्मार्ट तरीका क्या है, और वो हमेशा हर जगह अपनाते हैं हम जब भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। वो स्मार्ट तरीका ये है कि आप ये कंसीडर कर लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक मास ओरिजिन पे रखा हुआ है, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस आप लेने वाले हैं वो कहाँ से लेने वाले हैं, ओरिजिन से लेने वाले हैं। उस कंडीशन में अगर आपने एक मास ओरिजिन पे रख दिया तो मास मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस, अगर मास ओरिजिन पे रखा हुआ है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या समझ में आ गई। अभी तो ये चीज़ बहुत छोटी सी लगेगी आपको, लेकिन जब आप आगे 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वहाँ बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी एक मास को लाके आप ओरिजिन पे रख दें। इस वजह से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो हमने कहा कि ये जो 8 kg है वो कहाँ है, एट ओरिजिन, वो 8 kg ओरिजिन पे है। तो आपने फॉर्मूला लगाया r इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि दो मासेज हैं यहाँ पे, तो दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई दो मासेज m1 प्लस m2।
चलिए निकालते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 kg आपने कहा माना है ओरिजिन पे, तो इसका मतलब 8 इंटू 0 प्लस 4 kg, 4 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई मास आ गए आपके पास m1 प्लस m2, 8 प्लस 4 दैट इज 12। तो R इज इक्वल टू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल, सो R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब कि इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलेगा, या दूसरी भाषा में आपसे पूछूं कि इन दोनों बॉडीज को आप कहाँ बैलेंस कर सकते हो, तो आप 8 kg से ओरिजिन आपको आपने 8 kg ही माना था, 8 kg से 4 सेंटीमीटर दूर इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन ये है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास के पास ही मिलता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा बिगर मास के पास ही मिलता है। क्या क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ ये लाइन आप हेडर में जरूर लिख लीजिएगा। हेडर तो समझते हैं ना, नोटबुक का हेडर तो समझते हैं, नोटबुक का हेडर कौन सा होगा, ये है नोटबुक, दिस विल बी द हेडर, यहां लिख लीजिएगा। देखिए तो लिखना क्या है आपको, सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोजर टू हैवियर मास। क्या क्लियर हो गई आपको ये बात? चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और ले लीजिए, जो क्वेश्चंस आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक मास है आपके पास 0.4 kg, 0.6 kg और डिस्टेंस है 6.2 सेंटीमीटर। फाइंड सेंटर ऑफ मास। आपकी मर्जी है, आप सेंटर ऑफ मास कहाँ, सेंटर ऑफ मास के लिए ओरिजिन क्या लेना चाहते हैं, लेकिन ओरिजिन आपको जरूर कंसीडर करनी है, कोई ना कोई एक मास आपको ओरिजिन पे लाके जाके टिका देना है। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और, वन kg 36 kg, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 0 और आई कैन से 20 mm। फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए तो अभी तक ये जो फॉर्मूला आपने बनाया ये 2 डायमेंशनल चीजों के लिए है, सॉरी 1 डायमेंशन के लिए है, 2 डायमेंशन के लिए आप निकालते हैं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 डायमेंशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसके पास लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी, कुछ ब्रेथ भी होगी उसके पास। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो देखते हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज, ठीक है। तो देखिए ये अगेन आपके पास ओरिजिन है और ये आपके पास कोई बॉडी है, ये आपके पास कोई बॉडी है। इस बॉडी की कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस में भी है और कुछ वैल्यू वाई एक्सिस में भी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास अलग से कैलकुलेट करते हैं और वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास अलग से कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए अगर ये यहाँ पे सिंगल बॉडी ना हो कि और भी बॉडीज यहाँ होती हैं, जैसे एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ पे है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये m1, ये m2, ये m3 और ये मान लीजिए m4 या mn जो भी हो। तो देखिए सेंटर ऑफ मास
of two-dimensional bodies will be calculated individually for x axis एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ले लिए हैं, लेकिन वो एक्स और जेड भी हो सकता है, वाई और जेड भी हो सकता है। तो लकीर के फकीर मत बन जाना अगर जेड में वैल्यू दे दी जाए। बस फर्क इतना सा है कि होगा दोनों में ही, दो ही एक्सिस में उसकी लोकेशन होगी, चाहे वो एक्स और जेड में हो, चाहे वो एक्स और वाई में हो, चाहे वो वाई और जेड में हो। कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए कैसे निकालेंगे? दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। मतलब सभी जितने भी मासेस आपके पास दिए हैं उन मासेस का आप x और y कोऑर्डिनेटर निकाल लेंगे। जैसे ये m1 मास है तो ये m1 का क्या हो गया? x1 y1। मतलब इसका x1 कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1। y1 तो 0 होगा इसका। चलिए, दूसरा इसका x2 y2 x3 y3 x4 y4। कहाँ तक हो सकते हैं? n तक हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 3 तक ही लिख दिया है। प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास कि x एक्सिस में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है। अब उसके बाद हम y एक्सिस के लिए निकालते हैं। दैट इज m1 y1 y कोऑर्डिनेट प्लस m2 y2 y कोऑर्डिनेट प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, हम यूज नहीं करते ज्यादातर, लेकिन फिर भी अगर आपको z एक्सिस में भी पूछ लिया जाए, अगर 3 डायमेंशनल बॉडी हो आपके पास, तो 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए आप z एक्सिस में भी निकालेंगे। तो z एक्सिस में क्या हो जाएगा? दैट इज m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कोई मुश्किल वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा आइडिया लगेगा आपको कि किस तरह से सेंटर ऑफ मास 2 डायमेंशनल बॉडीज का निकाला जाता है। देखिए, आपके पास 3 मासेज हैं। 3 मासेज कुछ इस तरह से रखे हुए हैं और ये इस तरह से कोई भी आपके पास राइट ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पे तीनों मासेज हैं। ये 1 kg है, ये 2 kg और ये 4 kg। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने और क्या किया? इस ट्राइंगल को लाके इस कार्टेशियन प्लेन में रख दिया। जब कार्टेशियन प्लेन में ट्राइंगल को रख रहे हैं तो वहां आपको स्मार्टनेस दिखानी है। वो स्मार्टनेस ये है कि आपके पास कम से कम एक मास ओरिजिन पे होना चाहिए, और अगर 2 मिल जाएं तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो अगर आपको 2 मासेस इस तरह से मिल जाएं कि एक लाइन में ही आ जाएं वो, तो बहुत बढ़िया है। तो आपने क्या किया? इस मास को ओरिजिन पे रख दिया। तो ये मास 1 kg कहाँ आ गया? यहाँ पे दिस इज 1 kg, यहाँ पे 4 kg और ये हो गया क्या? इस तरह से 2 kg। ठीक है, चलिए अब इनके जो डिस्टेंसेस हैं उसके हिसाब से इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। तो देखिए, ये 4 सेंटीमीटर दूर है, तो x एक्सिस में इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? 4, और y एक्सिस में इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 0। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, ऊपर इसका डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके पास x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और y एक्सिस में क्या है? 3। ये जो ओरिजिन वाले भाई साहब हैं इनके पास ना तो x में कोई कोऑर्डिनेट है ना y में कोई कोऑर्डिनेट है। बस आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब कोई एक मास आप ओरिजिन पे रख लेते हैं। तो
तो देखिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम x एक्सिस के लिए करते हैं, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 x1 आपके पास मैंने कहा ये मास m1 है, ये मास m2 हो गया, ये वाला मास m3 हो गया। तो m1 मास कहाँ पे है, मास उसका है क्या 1 kg, लेकिन डिस्टेंस कितना है x एक्सिस में 0, तो 1 इंटू 0 प्लस m2 x2, m2 मास है 2 kg और डिस्टेंस कितना है 4, x में कोऑर्डिनेट है 4, तो इंटू 4 प्लस m3 कितना है 4 kg और इसका डिस्टेंस क्या है x में, x कोऑर्डिनेट क्या है 0। आपको x कोऑर्डिनेट देखना है, डिस्टेंस नहीं देखना। चलिए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 1 kg, 2 kg, 3 प्लस 4 7। तो आप देखिए 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 7, सो 8/7। 8/7 को अगर मैं डिवाइड करूं सो इट विल बी हैविंग वैल्यू 1.14 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई? मतलब x कोऑर्डिनेट आपको यहां मिलेगा। अब y निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास इन y कोऑर्डिनेट, सो इट विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब आपने क्या रखा, मास m1, कोऑर्डिनेट क्या है y, डायरेक्ट लिख दूं 0, 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0। चलिए m2 y2, m2 ये है और y में कोऑर्डिनेट क्या है 0, सीधे सीधे 0 लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके। m3 y3, m3 है 4 kg और y में कोऑर्डिनेट है 3, तो ये हो गया 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो गया, दैट इज 7, सो इट विल बी 4 3 12/7 and when we divide 12/7 so we will be having value 1.41 सेंटीमीटर। तो आपके पास x में आया है 1.14, x में क्या आया है 1.14 और y में आया है 1.41 सेंटीमीटर। मतलब आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो आपको x कोऑर्डिनेट जो मिलेगा दैट इज 1.14 सेंटीमीटर, तो यहां कहीं मिल गया, मैंने कहा ऐसा। चलिए ऊपर है 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, सो मैंने डिवाइड किया इसको 1 2 एंड 3 सेंटीमीटर, तो आपको y एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट मिला है दैट इज 1.41, तो ये 1 सेंटीमीटर है तो हाफ में 1.5 आ जाएगा, यहाँ उसके नीचे 1.4 आ जाएगा। आपने दोनों को मिलाया, यहाँ कहीं आपको सेंटर ऑफ मास मिल गया। क्या समझ में आ गई? तो ये 2 डायमेंशनल के क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लीजिए करके देखिए। देखिए अब आपके पास ट्रायंगल है कुछ ऐसे, अगेन राइट ट्रायंगल, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ये मास हो गया 4 kg, ये 6 kg और ये 8 kg। आपको निकालना क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। तो अगेन तरीका वही है कि आपको क्या करना है कि इस वाले ट्रायंगल को कहाँ रख देना है, कार्टेशियन प्लेन में। तो जब इसको हम कार्टेशियन प्लेन में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी वो समझते हैं। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन, तो आपने इस ट्रायंगल को जब रखा तो देखिए कैसे रखेंगे, ये 4 kg हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 8 kg
और यहाँ पे 6 kg। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर। फटाफट इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ओरिजिन वाले पे 0 0, इसको नाम दे दिया m1, इसको नाम दे दिया m2। तो इसके क्या हो गए, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है 6, वाई में 0। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर है वाई एक्सिस में। क्या बात समझ में आ गई? दिस इज 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और 6 सेंटीमीटर एक्स में। ठीक है, अब फटाफट फॉर्मूला लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए, आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आपका और मेरा आंसर सेम आता है। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास इन एक्स कोऑर्डिनेट, सो इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 का मास क्या है, m1 का मास 4 kg, लेकिन x1 डिस्टेंस क्या है 0। मैं डायरेक्ट इसको 0 लिख दूं, 0 इंटू 1, 0 इंटू 4, 0 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू x2, m2 मास है 6 kg, और x2 x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है इसका वो क्या है 6, तो 6 इंटू 6, प्लस m3 इंटू x3, m3 मास है 8 kg और डिस्टेंस क्या है 6, डिवाइडेड बाई मासेस क्या हो गए 8 kg प्लस 6 kg प्लस 4 kg, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18। सो आपके पास वैल्यू क्या हो गई 36 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से 6 कॉमन लिया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 18, 3 टाइम्स गया, so it will be 14/3, so it will be having value 4.66 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको किस में मिली है, ये x में मिली है। अब y की बात करते हैं, y में कितना है, y का दैट इज m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए, तो m1 y1, m1 मास कौन सा है ये, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 इंटू 4, 0 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। m2 इंटू y2, m2 मास है 6 kg, इसका y एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 इंटू 6 विल बी 0, प्लस m3 y3, m3 मास है 8 kg और इसका y में जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 8 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 8 इंटू 8। सो ये हो गया 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई मास क्या हो गया, मास इज 18, सो इट विल बी 64/18। इसको डिवाइड करेंगे हम, सो इट विल बी हैविंग वैल्यू 3.55 सेंटीमीटर। तो आपको एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला आपको 4.66 सेंटीमीटर और वाई में मिला 3.55 सेंटीमीटर। जरा इसको लोकेट कर दें अपन ग्राफ में, ग्राफ में लोकेट करेंगे तो देखिए कहाँ मिलेगा। पहले x की बात करते हैं, तो x की अगर बात करेंगे तो 4.66 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इसको 6 पार्ट्स में, वैसे करना नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, हालांकि एक फुल इंटरवल नहीं आया लेकिन फिर भी अंदाजे के लिए। तो 1 2 3 4.66 मीन्स यहाँ पे कहीं आपको मिला x कोऑर्डिनेट। चलिए y कहाँ मिलेगा आपको, 3.55 सेंटीमीटर, तो ये पूरा क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट। वन टू थ्री 4 5 6 7 8, ठीक है। और आपके पास y में जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 3.55, तो 1 2 3 और ये 3.5, मतलब कि y कोऑर्डिनेट यहाँ आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ की, यहाँ से ये ड्रॉ की, और ये क्या मिला आपको सेंटर ऑफ मास। क्या समझ में आ गई बात? चलिए बेटा, अब मेरे ख्याल से 2D में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको मासेस लेने हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देता हूँ, वो आपको करने हैं। देखिए
या एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन का आपको हिंट दे दूंगा, सॉल्व आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 4 सेंटीमीटर, मासेस रखे हैं 1 kg, 2 kg एंड 4 kg। आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फटाफट पहला काम, इसको कार्टेशियन प्लेन में रखिए और कोई एक मास ओरिजिन पे रखिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया और ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, मास m1 को आपने बोल दिया क्या 1 kg, मास m2 को 2 kg और मास m3 को 4 kg। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इनके। चलिए, यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x में इसका डिस्टेंस है 4, y में है 0। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर मैं कंप्लीट लेंथ को हाफ से डिवाइड कर दूंगा तो x एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 2, एंड y में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y में भी तो आपको निकालना है। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपके पास y में कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y में कोऑर्डिनेट आपको एक बार मिल गया, देन कैलकुलेशन सेम है। तो इस वाले क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे आप, करेंगे जरूर इसको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मुझे भेजेंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, तीनों का मास 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg। ठीक है, तीनों की साइड 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर साइड। इन सभी को आपने ऐसे अरेंज किया कि एक एल शेप फॉर्म हो गई। वो एल शेप कैसी होगी कि आपने एक ब्लॉक इस तरह से रखा, दूसरा ब्लॉक उसके साइड में रखा और तीसरा ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया। दिस इज एल शेप। ठीक है, मास क्या है 1 kg, 1 kg, 1 kg। आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। क्वेश्चन इज फाइंड सेंटर ऑफ मास। अगेन आपका काम यही है कि आप इसको लेके आ जाएं कहाँ, कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन ये बना लिया और यहां आपने मास रख दिए, ये मास, ये और ये। ठीक है, तो ये 1 kg, 1 kg, 1 kg। अब अगला काम ये होता है, अब डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आप अगला काम ये होता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप ब्लॉक्स में जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो कौन से लेंगे, किस पॉइंट के लिए लेंगे, इस पॉइंट के लिए लेंगे या इस पॉइंट के लिए। तो इसका सीधा सा जो तरीका है वो अभी आपको बताया कि स्क्वायर में जब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो आप उसमें 2 डायगोनल ड्रॉ करते हैं और डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ मास। तो हर स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास आपको मिलने वाला है वो सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलेगा, वो सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ कहीं मिलने वाला है, बिल्कुल मिड में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जब भी आपको मासेस दिए जाते हैं आप कैलकुलेशन उनके सेंटर ऑफ मासेस के बेसिस पे करेंगे, ना कि पूरे मास के बेसिस पे। अदरवाइज कोऑर्डिनेट कहाँ का लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का या एंड पॉइंट का, तो वहां कंफ्यूज होना ही नहीं है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ले लेना है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज मास m1, m2
m3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा x एक्सिस में वो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, हाफ डिस्टेंस क्या हो गया 1/2। सिमिलरली y एक्सिस में भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 और हाफ डिस्टेंस क्या हो गया 1/2, मतलब x में भी 1/2 y में भी 1/2। चलिए आगे बढ़े, m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको, m2 के कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, दैट इज 1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का 1/2। इसका मतलब x में इसका जो कोऑर्डिनेट मिला दैट इज 3/2। अच्छा y में कोऑर्डिनेट क्या है, y में तो कोऑर्डिनेट जो इसका है वही इसका है, दैट इज 1/2। अब बात करते हैं इस वाले मास के कोऑर्डिनेट की। तो इसका कोऑर्डिनेट m3 का क्या होगा, देखिए x एक्सिस में तो इसका कोऑर्डिनेट 1/2 ही होगा, y में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। अब आपके पास सारे मासेस हैं, फॉर्मूला लगाएंगे और आप आंसर निकालेंगे। क्या क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? चलिए तो इन क्वेश्चंस को आप करके लाएंगे, थोड़े से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस हैं, सभी लोग करेंगे और मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।